मित्रों नमस्कार आप सभी को। एआईएमएम पार्टी के अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी साहब लखनऊ में हैं आज। मेरे पास सवेरे एक फोन आया था लेकिन मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, मैं समझ नहीं पाया था क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। अरविंद केजरीवाल का बयान देना कि उत्तर प्रदेश की में 2022 में वो पूरा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद असउद्दीन ओवैसी का आज लखनऊ में आगमन, यानी यूपी की उत्तर प्रदेश की 2022 में सरकार किसकी बनेगी, अब ये राजनीति आरंभ हो गई कायदे से। असउद्दीन ओवैसी ने सुहेलदेव राजभर से मुलाकात की और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात तो आप जानते हैं ना। बड़ी बड़ी विराट पार्टियों के खिलाफ छोटी छोटी पार्टियां और छोटे छोटे लोग अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मैं अनिल उपाध्याय माननीय श्री असउद्दीन ओवैसी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं लखनऊ में। वेलकम आपका। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली भाई हमारे घर पर आए थे, हमको सम्मानित किया था। इसके लिए मैं आपकी पार्टी के आपके हर कार्यकर्ता को, शौकत अली भाई को, आपको सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस लाइव के माध्यम से मैं एआईएमएम पार्टी के हर कार्यकर्ता से एक अनुरोध कर रहा हूं कि एआईएमएम पार्टी के ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये ठप्पा हटाइए। एआईएमएम पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर नागरिक की पार्टी है, देश के भले के लिए है, संविधान के भले के लिए है, देश में रूल ऑफ लॉ कानून का राज कराने वाली पार्टी है। इस बात का पुरजोर समर्थन करिए, मेरी इस बात का। याद करिए जब मैंने एक जमाने में असउद्दीन ओवैसी साहब के लिए कहा था कि देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के पास सबसे बड़ी कला क्या है, प्रखर वक्ता है वो, बोलने में उनका कोई सानी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने नरेंद्र मोदी के बोलने पर ही उंगलियां कब उठाई थी, जब कोरोना काल बड़ा भयंकर चल रहा था और जिस समय नरेंद्र मोदी को रोजाना नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार तो कम से कम जनता के लिए संदेश देना चाहिए था और मोदी जी ने नहीं दिया। उस समय मेरी मोदी जी से यही शिकायत थी। असउद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने या ओवैसी साहब ने कभी कोई बयान दे दिया, मान लीजिए 15 मिनट में वाला या कोई भी बयान, उस बयान को रिपीट कर करके उसका प्रचार करने का काम कौन करते हैं? भक्तगण। यानी जो मोदी जी के समर्थक हैं वो ही इस चीज का प्रचार सबसे ज्यादा करते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं मान लीजिए किसी के भी मुंह से, जैसे इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में लाखों किसानों ने कोई खालिस्तान जिंदाबाद या कोई इस तरीके के नारे थोड़ी लगाए। गुस्से में भर के किसी एक सिख किसान ने अपनी पुरानी यादों में ये सरकार हमारी नहीं सुनती है, खालिस्तान ऐसे करके एक बार नारा लगा दिया, तो उसका प्रचार कौन कर रहा है? यही भक्तगण। यही भक्तगण माहौल खराब करके केवल, तो ये भक्तों की जो एक जमात बन गई है, इन भक्तों से मैं पूछ रहा हूं ये प्रचार तुम क्यों करते हो? क्यों करते हो? जैसे जकी अहमद लिख रहे हैं कि मिम बीजेपी का दल्ला है सर। तो ये जकी अहमद, तुमने ये जो बात लिखी, तुम खुद कितनी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो ये बताओ। जकी अहमद ने लिखा कि एआईएमएम पार्टी मिम जो है वो बीजेपी का, कोई लिखता बीजेपी की बी कोर की टीम है, कोई अब आजकल कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है। सारे दल बीजेपी के बी टीम में। एक जमाना ऐसा आएगा कि सारे दल बीजेपी के बी टीम बना दिए जाएंगे क्या? यार सारे दल राष्ट्रीय हैं, सारे दल देश के संविधान की रक्षा करने के लिए हैं या नहीं है? ये बताइए, मोदी स्टाइल में हम पूछ रहे हैं। क्या समस्त दल देश के संविधान और कानून का राज लाने के लिए नहीं है? तो असउद्दीन ओवैसी की मैंने सदा तारीफ की कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के टक्कर में अगर कोई बोलने वाला प्रखर वक्ता है तो हमारे असउद्दीन ओवैसी साहब हैं। और ओवैसी साहब के लखनऊ में आगमन के साथ ही और अरविंद केजरीवाल के यूपी के चुनाव लड़ने के बयान के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति कायदे से गर्मा गई है। हम तो 30 तारीख को जा रहे हैं मुंबई, 30 तारीख से 4 तारीख तक मुंबई में रहेंगे और 30 तारीख से 4 तारीख तक मुंबई के अपने समस्त साथियों से मैं कह रहा हूं कि अपने अपने जो है वो मोबाइलों के सिग्नल ठीक रखिए। हम आ रहे हैं आपके बीच में 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक। लखनऊ का अन्ना मैं अनिल उपाध्याय मुंबई में रहूंगा और मुंबई से पूरी दुनिया के लिए संदेश सही तरीके से जाएगा। तो इसको समझिए। जैसे ये इरफान लिखा है, तू कहाँ देखा बेटा, तू बुलाया था क्या बीजेपी वाले? ये बहुत सही बात तुमने लगी। मिम बीजेपी का दल्ला है जो ये लिख रहे हो जकी भाई, तो मिम पार्टी को किसी भी पार्टी, मतलब जो भी जिस पार्टी की वजह से बीजेपी को कहीं से फायदा हो जाता है,
समझिए, जिस पार्टी की वजह से बीजेपी को थोड़ा सा कहीं से फायदा हो जाता है तो उसको बीजेपी की बी कोर टीम आप बनाने लगते हैं, ये उचित नहीं है। ये पॉलिटिक्स है, खुला मैदान है पॉलिटिक्स का। सत्ता की राजनीति सभी कर रहे हैं। हमसे आप क्या पूछ रहे हैं कि जो है तनवीर अशरफ लिखने, बस आप एक ही सच्चे हो, बाकी साबित कर सकोगे। तनवीर अशरफ, ये बात नहीं हम कह रहे हैं कि सच्चे, ये पॉलिटिक्स है, सत्ता के लिए राजनीति है। हम सत्ता के लिए नहीं भाग रहे हैं, हम चुनाव लड़ने की बात किसी से नहीं कर रहे हैं, हम कोई विधायक का सांसद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम तुम्हारी तरह आम नागरिक हैं, केवल केवल एक आम नागरिक हैं जो सभी दलों को वाच करता है। ये बताओ, भारत का नागरिक अगर तुम केवल भारत के इंडियन इंडियन हो, खाली भारतीय हो, तुम भारत के नागरिक हो, तो तुम्हारा किसी दल में होना बहुत जरूरी है क्या? तुम्हारे खानदान को किसी दल ने खरीद के तुम्हारे बाप दादा परदादा को पैदा किया था? किसी दल की बपौती हो? किसी दल की जागीर हो क्या तुम लोग? साफ पूछता हूं मैं, हर आदमी से पूछ रहा हूं, भाजपा सपा कांग्रेस या सबसे पूछ रहा हूं, किसी दल की जागीर होगा? ये अनिल उपाध्याय है जो अपनी खुद की निजी कहानी के साथ भी डंके की चोट पर सत्य बन के खड़ा है, जिसको अपने जीवन की, अपने घर परिवार की, किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। सत्य के आगे ओनली ट्रूथ। मेरा दरबार खुला, आओ आओ, सारे कपड़े उतार के सब कुछ मेरा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर दम है? हर व्यक्ति जो मान लो किसी सरकारी विभाग से कोई बहुत भ्रष्ट बाबू, सबसे कमीने भ्रष्ट बाबू को हमारे पास, पहले तो उससे कहूंगा कि पर्स निकाल अपना, ये मेरा पर्स रखा है, ये तेरा पर्स रखा है। और कभी किसी को आप अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम पिन छूने भी देते हो? हमारा सब कुछ सार्वजनिक है। हमें एटीएम में पैसा निकालने की जरूरत है तो हम अपने स्टाफ से के लड़कों से कह देते हैं कि बेटा ये पिन ले लो, जाओ निकाल लो, क्योंकि कुछ ढका छुपा है ही नहीं। तुम किससे छुपाओगे? अल्लाह से कुछ छुपा सकते हो? ईश्वर से कुछ छुपा सकते हो? ईश्वर अल्लाह से जब कुछ नहीं छुपाया तो मनुष्यों से क्या छुपाना है यार। चाचा जी, अगर आपको हमको मिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मिम में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए। हर पार्टी में हर धर्म हर जाति के लोग होने चाहिए। कोई भी दल किसी एक जाति या धर्म का नहीं होना चाहिए। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं? क्या ये मेरा बोलना भारत के संविधान के खिलाफ है? देश के राष्ट्रपति को के सामने हाजिर नाजिर करके उनको मैं डंके की चोट पे ये सत्य बोल रहा हूं कि इस देश में सबसे पहले हम आप नागरिक हैं। हमारा आपका किसी पार्टी का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। जो होता है टर्म्स एंड कंडीशन, दिस इज मस्ट, ये आपके लिए आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहना है तो केवल एक चीज आवश्यक है, भारत का नागरिक बनिए, भारत का नागरिक बनिए। जैसे आपने लिखा ओवैसी एक अच्छे नेता हैं और उनके नेतृत्व में आना गौरव, ये बात हम इस बात से सहमत हैं कि ओवैसी अच्छे नेता हैं, तो आप उनके नेतृत्व को स्वीकार करिए। अगर कोई नरेंद्र मोदी को अच्छा नेता मानता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करे। कोई अखिलेश यादव को अच्छा नेता मानता है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करे। कोई मायावती, सब अपने अपने लोगों को स्वीकार करें, लेकिन नीतियों पर खुल के बात करें कि ये आपका फैसला सही नहीं, ये आपकी नीति। ये मीटिंग होती है, आपने मान लीजिए कोई मोहल्ला समिति बनाई, अगर आप एक मोहल्ला समिति बनाएंगे, दिल से बोल रहा हूं आज, इसको समझना बच्चों, अगर तुम खेल के मैदान में भी कोई एक समिति बनाते हो, मान लो फुटबॉल की एक टीम बनाई, तो फुटबॉल की टीम होती है 11 लोगों की, 9 लोगों की, 7 ओ साइड भी होता है, 11 ओ साइड, तो 11 लोगों की टीम है, तो 11 खिलाड़ी क्या आपस में मीटिंग नहीं करते हैं? ए, तुम फॉरवर्ड पे ठीक नहीं खेल रहे हो, तुम्हारे लेग ठीक नहीं है, तुम गोलकीपर ठीक नहीं हो, क्या कोई बताता है? क्या कोई कोच नहीं होता? क्या आपस में बातें नहीं होती क्या? तो मैं ये बात कह रहा हूं कि आप सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, सभी दलों के बारे में खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। ओवैसी एक प्रखर वक्ता हैं, बहुत टॉप के वक्ता हैं, संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और एक एडवोकेट हैं हमारी तरह, हमारे लिए गर्व की बात है। और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी सिर्फ एक नेता हैं। वो घर से निकले थे संत बनने निकले थे कि नेता बनने निकले थे कि प्रधानमंत्री? मतलब केदारनाथ की गुफा में मोदी जी ने जो तपस्या की थी, क्या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए की थी? गोरखनाथ के मंदिर में जो योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत बने, क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए बने? क्या कोई साधु महात्मा संत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए बनता है? नहीं ना। पढ़ाई लिखाई की जाती है, इंटरमीडिएट करता है कोई, बीएससी एमएससी करता है, वो इसलिए करता है कि भाई उसको कोई नौकरी हासिल करनी है, योग्यता हासिल करता है। पढ़ाई लिखाई की नहीं, आप बाबू की भी नौकरी हासिल करिए, चपरासी की भी हासिल करिए, आईएएस किसी की भी वो करिए। वो अब सियासत में बदलाव का वक्त आ गया है, ये बात सही लिख रहे हो मुझसे। सियासत करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए। जब अडानी अंबानी, जब अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी जी ने जब कपड़े का व्यापार किया,
जब शेयर मार्केट का कारोबार किया था, तो दुनिया अलग थी। जब जब अंबानी ब्रदर्स ने, जब धीरू भाई अंबानी ने कपड़े का कारोबार किया तो दुनिया अलग थी। आज आज डिजिटल वर्क से, जियो से जो है अंबानी कमा रहे हैं ना बहुत ज्यादा। तो आज डिजिटल से अगर अंबानी कमा रहे हैं, तो हम नागरिक क्या उल्लू हैं? हम नागरिक नई सोच के साथ चल ही नहीं सकते? मतलब हमको हमारे बाप दादा ने, परदादा ने एक खोपड़ी में घुसेड़ दिया कि अबे तू भक्त है, गुलाम है, खरीदा हुआ, किसी नेता ने तेरे बाप को, दादा को खरीद लिया है, खानदान हमारा बिकाऊ है किसी दल के हाथों, तो और कुछ बोल नहीं सकते, बस उस धर्म का झंडा उठाओ या उस धर्म को गाली दो या ये करो वो करो। ये कौन सी नेतागिरी है यार? तुम्हारा खुद का भी तो कोई अस्तित्व है भारत के नागरिक? तुम्हारी खुद की कोई हस्ती है भारत के नागरिक या नहीं है? बताओ, तुम्हारी अपनी खुद की भारत के नागरिक के तौर पर कुछ खुद हस्ती है या नहीं है? असुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में आए। कल अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, राजनीतिक भूचाल जैसे आ गया, दुनिया भर के बयान, दुनिया भर की चीजें चालू हो गई। क्यों चालू हो गई? क्योंकि ये सत्ता किसी की जागीर नहीं है, लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं है। लोकतंत्र हम नागरिकों का है, और हम नागरिक आपस में एक दूसरे से लड़के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को फिर से सच्चा साबित कर रहे हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो रही है। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूं, तो मुंबई एक ऐसा शहर, माया नगरी, जहां मुंबई से आए हुए किसी भी साइड कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी जो है दुनिया सम्मान देती है। बड़ी बड़ी भीड़ें लग जाती हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, भीड़ लगाते हैं। और जब मैं मुंबई जाता हूं, लखनऊ करना, लखनऊ के लोगों को इस पे गर्व करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति है जिसने लखनऊ में अन्ना हजारे की तरह कम से कम 4 बार आम जनता के लिए, किसी दल के लिए, संगठन के लिए, ट्रेड के लिए नहीं, आम जनता के लिए 4 बार सफल आमरण अनशन सच्चे साबित करके मांगे पूरी करा ली। नहर का चौराहा चौड़ा करा लिया, जल भराव की समस्याएं खत्म करा ली। अब जल भराव चौराहा वो तो सबका होता है ना, वो किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं। तो अगर किसी ने कर, और मुंबई में मुझको मेरा स्वागत किया जाता है। अगर माया नगरी मेरा स्वागत करती है, तो माया नगरी मेरे कर्मों का स्वागत करती है। मुंबई जैसी माया नगरियां, जहां कहानी है, किस्से है, उपन्यास है, भाव है, भावना है, इज्जत है, बेइज्जती है, सब कुछ जहां है, वहां पे एकदम फिल्मी दुनिया को नशे की दुनिया बताया जा रहा है। ये गलत हो रहा है। फिल्मी दुनिया से ही हमारा समाज बना, और फिल्मी दुनिया मेरा सम्मान करती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 30 तारीख से 4 तारीख तक मैं माया नगरी में रहूंगा, मुंबई में रहूंगा, और मुंबई के लोग मेरा स्वागत करेंगे। इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, और मुंबई के मेरे साथी आप सबको अपनी आंखों से दिखाएंगे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये व्यक्ति होने का एक सम्मान है, ये किसी दल का सम्मान नहीं है। और एक अनुरोध मेरी आप सबसे, इसको शेयर करिए प्लीज प्लीज। हमारे इस लाइव को पहले आप शेयर करिए। मैं 2 मिनट शांत हूं, पहले प्लीज इसे शेयर करिए। मैं पॉलिटिकल बातें आज बहुत लंबे अरसे की बात कर रहा हूं, किसानों पर भी बात करना चाहता हूं, लेकिन आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज इसे पहले आप शेयर करिए, अधिकतम शेयर करिए। दोस्तों, एक अनुरोध है मेरा आपसे, एक विनम्र अनुरोध, विनम्र विनती है कि पहले आप इसे शेयर करिए। ढेर सारे लोग आके हमसे जुड़े, हमारी बातों को सुने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। अरसलान भाई लिखें, सर गुजरात में कभी आइए, द्वारका में। जब ऊपर वाले का हुक्म होगा, ऊपर वाला ही मुझको सब जगह भेजता है। मेरा परसों तक मुंबई जाने का कोई प्लान नहीं था। कल शाम को एकाएक अखिलेश सिन्हा, पप्पू जी टी का फोन हमारे पास आया, और अखिलेश ने चलने की इच्छा का जाहिर की। मेरे भी मन में चल रहा था कि मुझे एक बहुत ही अजीम शख्सियत से मिलना है, चलते हैं मुंबई। चल दे रहे, एकाएक टिकट करा लिया है। तो इसी तरीके से मेरी दुनिया चलती है। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो मैं चर्चा कर रहा था, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो आने वाले चुनावी राजनीति है, उस पर राम मंदिर असर डालेगा? राम मंदिर का असर उत्तर प्रदेश में की चुनावी राजनीति पर पड़ेगा? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी विकास की राजनीति प्रबल होगी। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो केवल सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए खुद को किसी दल, गिरोह या किसी संगठन या किसी धर्म से जोड़े हुए नजर आता है। लेकिन सच्चाई मैं आपसे बता रहा हूं, सच्चाई सिर्फ एक है कि यूपी की बहुत बड़ी आबादी इस समय बेरोजगार है। तो ये जो आने वाला चुनाव है ना, इस पर क्या होगा, कैसे होगा, आज से असुद्दीन ओवैसी के कदम पड़े, कल अरविंद केजरीवाल का बयान आया, परसों नरसों से, मतलब अब डेली डेली डेली, अब दिसंबर खत्म होते होते तक आप समझिए कि ये लोग, होता ना कि तेल देखो, तेल की धार देखो, तो तेल दिखा देंगे, उसके बाद धार जो है जनवरी से बनने लग जाएगी। तेल देखो, तेल की धार देखो। तो मित्रों,
क्या बोले रहमान भाई, आपने क्या लिखा है? मेरा अनुरोध है कि आप मेरा नाम लीजिए। अच्छा, माज रहमान भाई, आपका नाम लेने का क्या लें? सर उड़ीसा में आइए, उड़ीसा भी आएंगे, जरूर आएंगे। पहले मुंबई जा रहे हैं, हो सकता है मुंबई से नांदेड़ जाना पड़ जाए हमें। मुंबई 30 तारीख को पहुंचूंगा और मुंबई के बाद नांदेड़ के गुरुद्वारे का, हमारे जो साथीगण हैं वहाँ के, मुंबई के सभी लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं नांदेड़ का। हो सकता है मुंबई से नांदेड़ जाना पड़े पूना होते हुए। तो आप सब अपना ख्याल रखिए मित्रों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, इसका आज एक सिर्फ एक स्टेप, मतलब असुद्दीन ओवैसी का लखनऊ आना, सोहेल देव राजभर से मिलना। अब असुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल यादव की भी तारीफ की है। अब मेरी बात यहां पर समझिएगा। समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव जितने प्रभावी हैं, अखिलेश यादव के ही बराबर प्रभावी शिवपाल यादव भी हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई। अखिलेश यादव की तारीफ ओवैसी साहब ने नहीं की, अखिलेश यादव का किसी ने नाम तक नहीं लिया। लेकिन शिवपाल यादव की तारीफ भी की असदुद्दीन ओवैसी ने, और शिवपाल यादव से मिलने की बात की। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर शिवपाल यादव से मिलते हैं, मायावती को एकजुट कर लेते हैं, सपा को किनारे छोड़ के, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव पर इस समय बड़ी संख्या में बहुत लोग इसलिए नाराज है कि उन्होंने आजम खान का साथ नहीं दिया ठीक से। अब जैसे अशफाक अंसारी, आज किसानों को गलत साबित करने के लिए जगह जगह किसान सम्मेलन किया जा रहा है और झूठ ऐसे परोसा जा रहा है कि आज कुशीनगर में किसान सम्मेलन में शामिल हुआ। मुझे शर्म आया कि किन मंत्री विधायक से झूठ बोले, मालूम मोदी जी से। देखो, राजनीति ही यही है ना। राजनीति में जो पुराने थे वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोलते थे, किसी भी तरीके से सत्ता पाओ। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो जितने भी नेता लोग हैं, जब एक दूसरे को खूब आपस में अंट शंट बकते हैं, लेकिन जब फिर मिलते हैं, यार मोहब्बत और जंग में सब जायज है, वो तो जंग के मैदान में आओ, यहाँ तो हम लोग गले मिले। और बताओ तुम्हारा वो कमीशन आया कि नहीं आया, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कराई थी उसका वो पैसा आया कि नहीं आया, वो ठेके टेंडर का पैसा आया कि नहीं आया, वो बिजली विभाग का वो पैसा आया। तब फिर ऐसे नेता लोग बात करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, विश्वास करो। दैनिक जागरण का मेन क्राइम रिपोर्टर यहाँ पे बोल रहा है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहा है, जो मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ मीटिंग करता था। ये सब मैंने अपनी आंखों से भाजपा सरकार बनने से पहले भी देखा था। इससे पहले भी मायावती जी की और भाजपा की जब ज्वाइंट वेंचर में सरकार थी, तब भी देखा था मैंने। तो ये जो आप देखिए, दुनिया जो है ना, काहे पर टिकती है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया। तो एक कहावत हमको जो है, आप लोग सोचते हैं ना कि हम आगे निकल के क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर मैं आज उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से, विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से मिलूं, तो मुझको किसी भी दल में, बड़े दल छोटे दल में, हर दल में बढ़िया स्थान मिल सकता है। मैं पॉलिटिक्स में बहुत सफल हो सकता हूं। लेकिन मैं पॉलिटिक्स क्यों नहीं, मैं फ्रंट पे क्यों नहीं आता हूं, ये आज आपको एक किस्सा बताता हूं। एक किस्सा सुनिए, आप सबने भी पढ़ा होगा कि एक राजा था, वो एक नदी पार करके एक मंदिर में। सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इसको शेयर करिए प्लीज, प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। 2 मिनट के लिए रुक के शेयर वाला बटन दबा दीजिए और ये मेरा किस्सा सुन लीजिए। एक राजा था, वो एक मंदिर में दर्शन करने रोज जाता था, और वो सालों से जाता था मंदिर। एक दिन उन राजा जी ने देखा कि एक, जो जहां से वो मंदिर में दर्शन करने जाते थे, तो एक नदी पार करके जाते थे। तो राजा जी ने देखा एक बार कि नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे कोई रहता नहीं था, लेकिन एक साधु महात्मा आके वहां रुक गए और सोते रहते थे। राजा जी मंदिर दर्शन करने जाएं तो साधु महात्मा सोते रहते थे। जब महात्मा जी वो घंटों के बाद उधर से दर्शन करके लौटते थे, तब भी साधु महात्मा सोते रहते थे। तो राजा ने एक दिन अपना काफिला रोका और महात्मा के पास पहुंचे और कहा कि अरे महात्मा जी, आप पेड़ के नीचे पड़े सोआ करते हैं, देखने में इतने सुंदर, इतने बढ़िया हैं, अच्छे भी लगते हैं, चलिए आप हमारे राजमहल। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा भैया राजा जी, आप हमको अपने राजमहल ले जाएंगे, तो राजमहल में आपके, तो आप हमारे राज दरबार में बैठिएगा, आपको उच्च सिंहासन दिया जाएगा, सबको आप प्रवचन दीजिएगा। महात्मा जी बोला, ठीक है भाई, मैं प्रवचन दे दूंगा आपके यहाँ, फिर क्या करूंगा? उसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया राजमहल दे दूंगा, ढेर सारी दासियां दे दूंगा, सब आपके पैर दबाएंगी, आपकी सेवा करेंगी, खातिर करेंगी। ठीक है भाई, सबने के दासियों ने पैर दबाए, अच्छा भोजन किया, खाना पीना खाया, फिर क्या करूंगा? तो महाराजा जी बोले, फिर क्या करेंगे महात्मा जी? फिर तो आप आराम से लेट के सोइएगा, मजे में आराम करिएगा, मजे में। तो महात्मा जी बोले, ये बताओ हम इस समय क्या कर रहे हैं? आराम से सोई तो रहे पेड़ के नीचे, हमको काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? वही है ये अनिल उपाध्याय, साधु भाव में संसार में हूं,
एक छोटा सा बच्चा है, बस उसकी जिम्मेदारी है, बड़े बच्चों की जिम्मेदारी निभा चुका हूँ, अपने पूरे परिवार की, माता पिता की, नातेदार रिश्तेदारों के, खानदान की, सबकी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, समाज उसके लिए खड़ा है, पत्नी हमारी जो है वो समाज उसके लिए खड़ा है, व्यवस्था सारी बना दी है। और मुझे आप कह रहे हैं कि मैं भागूं दौड़ूं, मेहनत करूं, चुनाव लड़ जाऊं, सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, किसी पार्टी में बड़ा सा पद ले लूं, काहे के ले लूं भाई? आराम से हूं ना। आराम से रह के आपसे बातें करता हूं, आपको अच्छी बातें बताता हूं, और करना वो चाहता हूं। जैसे हॉस्पिटल बना रहा हूं तो मेरा मन है कि हॉस्पिटल में हमारे कम से कम 20 25 50 लोगों को रोजगार मिल जाए। कोई और चीज बनाओ, उसमें 20 25 50 100 200 500 1000 2000 लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों के परिवार पलने लगे, लोग जो मुझसे जुड़े उनको चार पैसे मिलें, 2 पैसे वो कमाएं, अपने घर ले जाएं, अपने बीवी बच्चों को खिलाएं। बस ये चाहता हूं। दिल से कह रहा हूं आज अपने दिल की बात। क्या मिले? जब मैंने एक बार सफारी खरीदी थी और 3 3 राइफलें, मैग्नम की राइफलें 356 बोर की, एक 315 बोर की, 12 बोर की बड़ी बड़ी बंदूकें और राइफल गनर सब हमारे साथ चलने लगे। तो एक ने हमको शादी में अपनी बुलाया था, मुझे समझ में आया कि वो तो मेरी सफारी और गनर और बंदूकों को बुला रहा है, मुझे थोड़ी बुला रहा है। आपने मुझे सम्मान दिया। आप में कोई इक्का दुक्का लड़के आ जाएंगे नीचे जो अंट कमेंट भी कर देंगे। आपका मैं कमेंट पढ़ दूंगा। माज रहमान भाई, सर मैं प्रतापपुर विधानसभा प्रयागराज से सुन रहा हूं, आपका हमारे विधानसभा में स्वागत है। देखिए, आप हमें हमें हम कह तो रहे हैं कि जो भी आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, वो प्रत्याशी अगर वक्त से, समय रहते मुझसे कांटेक्ट कर लें और मुझको ये बता दें कि वो एक अच्छे इंसान है, तो किसी भी पार्टी में वो प्रत्याशी होगा मैं उसका समर्थन करने चला जाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि मैं कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करने जाऊंगा, कहीं कोई कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रत्याशी होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, मैं कहूंगा मैं उसका समर्थन करें, या एमएम का कोई प्रत्याशी बहुत अच्छा होगा, जो अच्छा इंसान होगा, मैं उसका समर्थन करने जाऊंगा, सपा वाले के जाऊंगा, बसपा वाले के जाऊंगा, निर्दलीय वाले के जाऊंगा। केवल एक दशा में मैं जा सकता हूं, जब मैं केवल भारत का नागरिक हूं और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मैं किसी भी दल के व्यक्ति के समर्थन के लिए पहुंचता हूं, तो जनता वहां की ये कहेगी कि एक सच्चा इंसान, एक भारत का नागरिक आया है इस प्रत्याशी को समर्थन देने, दल को समर्थन देने नहीं, प्रत्याशी को समर्थन देने। जब तक हमारे भारत देश की राजनीति इस प्रकार की नहीं होगी, आप खुद बताइए, आप अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाते हैं, तो आप दोस्त को, जब वो दोस्त आपके मदर फादर को सम्मान देते हैं, तो वो आपकी वजह से सम्मान देते हैं या आपके माता पिता के अपने व्यक्तित्व की वजह से? ये बड़ा सवाल है। आपने अपने किसी दोस्त को घर में बुलाया, उसने आपके अब्बू को या आपके पिताजी को, पिताश्री को या अब्बू को या डैड को या किसी को भी, जो भी आप बोलते हैं, पापा को, उनको इज्जत दी, तो वो इज्जत बेटे या बेटी की वजह से मिली या उनकी अपनी हस्ती की वजह से, उनकी अपनी शख्सियत की वजह से मिली? ये बड़ा सवाल होता है। मुझे जो इज्जत मिली है, मेरे बेटे भाई परिवार, ये नहीं है, मेरे बेटे भाई परिवार को मेरी वजह से इज्जत मिली है। और मैं आज कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा हूं और जीवन के आखिरी क्षण तक सिर्फ सच्चा रहना चाहता हूं। और ये बोलते बोलते मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ये आंसू? क्योंकि ये सच्चा बनने के लिए एक व्यक्ति को कितने कष्ट उठाने पड़े हैं इस जीवन में, मर मर के, तिल तिल के जीना पड़ा है कितना इस जीवन में, ये मेरी आत्मा जानती है, सिर्फ आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। 53 साल की मेरी उम्र हो रही है, मेरी पूरी जिंदगी, जब मैं 20 साल का था तब मैं प्रेम के जाल में फंस गया, मेरा जबरन एक तरीके से अनचाहा विवाह हो गया ना। उस समय मेरा विवाह का कोई मन नहीं था, जब मैं जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री होता था, उस समय विवाह करने का कोई मेरे मन में वो नहीं था। लेकिन जो भी ऊपर वाले ने दिया दिया, ऊपर वाले ने, ऊपर वाला कर्म देता है, लोगों से मिलाता है, सब होता चला जाता है। मुझे इस चीज के लिए आप सबसे मैं हृदय से माफी चाहता हूं, मुझे माफ करिएगा, मेरे आंसू निकल आते हैं, लेकिन केवल मुझे आंख से आंसू, मतलब कोई दुख नहीं। मैं ईश्वर को याद करूंगा, अल्लाह को याद करूंगा, सत्य बोलूंगा, बस मेरी आंख से झरझर झरझर करके आंसू निकलने लगते हैं। मैं क्या करूं यार, मैं दुखी हूं अपने आप से इसीलिए। और मैं कुछ नहीं चाहता हूं किसी को, देना चाहता हूं, लेना नहीं, देना। सर्वस्व ले लो, मेरा मेरा सब कुछ ले लो, मेरा एक एक रोआ रोआ ले लो, जो समाज के और दुनिया के काम आए। और ऐसा कोई सिस्टम बनाओ, एक कोई ऐसा दल हो ना, आज भारतीय जनता पार्टी कह दे, कांग्रेस कह दे, सपा कह दे, कि एक एक कार्यकर्ता को रोजगार मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के हर सक्रिय सदस्य को कहीं ना कहीं कोई समाजवादी पार्टी रोजगार दिलाएगी। हम समाजवादी पार्टी के लिए सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। बसपा कहे हम सबको रोजगार दिलाएंगे, हम सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी कहे कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिसने 10 रुपए की रसीद कटाई है मेंबरशिप की, या 100 रुपए की सक्रिय सदस्यता वाली कटाई है, या पदाधिकारी है या सक्रिय सदस्य है, उसको रोजगार दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मोदी के समर्थन में नजर आऊंगा। केवल रोजगार जिससे परिवार पलते हैं। हमें भी हमने अपने 2 बच्चे पाले, फिर एक बच्चा पाल रहे हैं। कैसे पाल रहे हैं हमारी आत्मा जानती है। हम सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं दुनिया को। और मित्रों, इस बात पे भरोसा करिए, इस बात पे भरोसा करिए कि देश में आपको नेताओं को नहीं सुधारना है, नेतागिरी करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, सियासत के तरीकों को बदलना पड़ेगा। नए किस्म का नया लोकतंत्र चाहिए, राजनीति करने के नए आप आज से आपके पिताजी ने जब नौकरी हासिल की थी, हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, शिक्षक हो, तो आज से 30 साल पहले कोई कैसे सरकारी नौकरी हासिल करता था और आज कैसे हासिल करता है। आज से 20 साल पहले ठेका टेंडर कैसे हासिल होता था और आज कैसे हासिल होता है। दुनिया बदल रही है, लेकिन आप राजनीति करने के तरीकों को नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि जनता है, क्योंकि आप उल्लू खुद बन जाते हैं, खुद उल्लू जनता बन जाते हैं। खैर, एक फोन आया, मैं बाद में बात करूंगा आपसे।